हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे फेमिनिज़म के बारे में। फेमिनिज़म यानी कि नारीवाद। ये टर्म आप लोगों ने आजकल के सोशल मीडिया के लाइफ में या कहीं ना कहीं सुना ही होगा, नारीवाद, फेमिनिज़म। तो क्या होता है फेमिनिज़म, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से जोग्राफर्स ने फेमिनिज़म को सपोर्ट किया, कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ और किस तरह से इसके अलग अलग टाइप्स आए हमारे सोसाइटी में। फेमिनिज़म के भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो 4 टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये सबको समझेंगे। उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि फेमिनिज़म यानी कि नारीवाद जो है वो केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। यानी कि केवल महिलाएं ही फेमिनिस्ट नहीं होती हैं, पुरुष भी होते हैं फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट का मतलब केवल महिला से नहीं है, ये एक ऐसी विचारधारा है जो ये बात करती है कि महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। फेमिनिज़म, देखिए स्टार्टिंग लाइन में ही लिखा हुआ है, नारीवाद केवल नारी ही नहीं बल्कि पुरुष भी समर्थन करते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी नारियां ही नारीवाद का सपोर्ट करें, सारे पुरुष कुछ पुरुष भी हैं जो नारीवाद का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे भी भारत जैसे देश में तो नारियों की पूजा होती है, हमारे लिए माँ, देवी माँ की पूजा होती है, तो नारी सर्वत्र पूज्यते का कॉन्सेप्ट है भारत में, ठीक है। नारीवाद की जो शुरुआत है वो एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुई थी और स्टार्टिंग में इसको वोट के अधिकार से लेके जोड़ा गया था कि महिलाओं को जब वोट का अधिकार नहीं प्राप्त था तब वोट के अधिकार के लिए ये एक आंदोलन शुरू हुआ था कि महिलाओं को वोट का अधिकार होना चाहिए। और बाद में ये वोट के अधिकार से आगे बढ़ बढ़ के समाज में जो महिलाओं के खिलाफ असमानता थी, भेदभाव थी, वो सब के कारण ये एक आंदोलन बन गया जिसको हम लोग नारीवाद कहते हैं। नारीवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग काफ़ी पुराने समय से भी देख सकते हैं, ये 18वीं शताब्दी से ही चलता आ रहा है। फ्रांस के समय, फ्रांस में जब शासन होता था, वहाँ के आंदोलन में जिस प्रकार से स्वतंत्रता की बातें होती थी तो वहीं से नारीवाद की बात भी चालू हुई थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो 18वीं शताब्दी का ही है, ठीक है। और नारीवाद में जो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो भूगोल में नारियों का योगदान बहुत ही कम हम लोग को बताया गया है। जबकि ऐसा तो है नहीं कि नारियों का योगदान कम होता है, वो आधी आबादी हैं, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन उनको ऐसा मौका नहीं मिलता है। आप लोगों को नारीवाद को अच्छे से समझने के लिए समझना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी समझिए कि आप अपनी माँ पे इसको अप्लाई करके देखिए कि आपकी माँ जो है वो अपने घर में क्या क्या चीज़ फेस करती है, तब आप लोग समझ पाएंगे कि नारियों को सही में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और इसको केवल इससे रिलेट करना सही नहीं होगा कि नारीवाद मतलब हो गया कि वुमेन्स को राइट दो और सब चीज़ में इक्वालिटी दो। नारीवाद का ये भी मतलब होता है कि वुमेन्स को उनके एबिलिटी के अनुसार सोसाइटी में एक अच्छा पोस्ट भी दिलाया जाए, उनको फ्रीडम मिल सके कि वो अलग अलग जॉब कर सकें, अलग अलग सेक्टर में सेफली जा सकें, है ना। और उनके खिलाफ क्राइम कम हो, जो घर में वायलेंस होता है वो कम हो, ये सारी बातें हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि नारीवाद की जो विचारधारा है वो किन किन मान्यताओं को मानती है और क्या बात है रखता है, ये मान्यता क्या क्या है। तो जेंडर महिलाओं का अत्याचार करता है, ये मान्यता है नारीवाद का। मतलब 2 टर्म होता है, एक जेंडर और एक सेक्स। तो जेंडर का जो टर्म है वो सोसाइटी तय करता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है तो ये मुश्किल काम करेगा, ये फेमिनिस्ट है मतलब फेमिनाइन है तो ये कमज़ोर वाला काम करेगी। तो ये सोशल हम लोगों ने बनाया है। बायोलॉजिकल तो हम लोग का रहता ही है, पर ये सोशल टर्म है जेंडर, तो इस पे महिलाओं पे अत्याचार होता है। दूसरा, पैट्रियार्की समाज
जब निर्मित होता है तब हम लोग देखते हैं कि पैट्रियार्की समाज जब निर्मित होता है तब उसमें फेमिनिज़्म जो है वो मतलब महिलाओं के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद खुले समाज में महिलाओं को शिक्षित होना अनिवार्य है। ये कुछ मान्यताएं हैं कि क्या एजम्पशन माना गया है नारीवादियों के द्वारा। तो जो नारीवाद को शुरुआत किए थे वो क्या मानते थे, पहला उनका मानना था कि जेंडर जो है वो महिलाओं का अत्याचार कर रहा है। दूसरा मान्यता था कि पैट्रियार्की जो है वो महिलाओं पे दबाव डाल रहा है, उनको निम्न स्तर मतलब उनको आज़ादी नहीं दिला पा रहा है। उसके बाद महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जा रहा है, उनको घर में रहने दिया जा रहा है। कुछ मान्यताएं थी। इसी में एक जोग्राफ़र हैं केट माइलर, जोग्राफ़र नहीं ये सोशल एक्टिविस्ट थे केट माइलर। इन्होंने फेमिनिज़्म टर्म को अपने बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखा था। फेमिनिज़्म टर्म को सबसे पहली बार केट माइलर ने 1970 में अपनी बुक में लिखा था। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि किन किन चीज़ों पर महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है, जैसे कि वुमेन प्रोडक्टिविटी एंड लेबर, यानी कि जो वुमेन प्रोडक्टिविटी एंड लेबर का मतलब हो गया, लेबर का मतलब यहाँ पे काम करने से, और प्रोडक्टिविटी मतलब कितना आउटपुट देते हैं। तो जैसे वुमेन का बायोलॉजिकली वैसा स्ट्रक्चर बना है कि वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं कर सकती हैं, उनको ज़्यादा मुश्किल काम नहीं कर पाती हैं। तो ये उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। उसके बाद वुमेन का अपना एक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है। उसके बाद वुमेन्स मोबिलिटी मतलब वुमेन आसानी से हर जगह नहीं जा सकती हैं, जैसे कि पुरुष हर जगह चल जा सकते हैं, लड़ाई में जा सकते हैं, दिन रात वहाँ रह सकते हैं, पर महिलाओं को नहीं छोड़ा जाता है। वुमेन एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब अभी भी बहुत सारे जगहों पे वुमेन को हाई पोस्ट पे नहीं रखा जाता है। हालांकि अभी हालात बदल रहा है, अभी महिला भी राष्ट्रपति बन रही है, सीएम बन रही है, लेकिन ये उस समय की बात है जब महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्षेत्रों में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। तो ये सारी बातों पे महिलाएं डिपेंडेंट थी पुरुषों पर। तो ये था। अब इसकी शुरुआत तो हम बता दिए थे पहले ही कि फ्रांस में 18वीं शताब्दी से ही होने लगा था। और फ्रांस में जैसा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का भी बात स्टार्ट हुआ था, ये सारी बातें भी वहाँ पे ही चालू हुई थी। उसके बाद एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने 1972 में एक किताब लिखा था, अ विंडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इस किताब में उन्होंने बताया था कि किस तरह कानून के तहत मतलब सब जगह का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये केवल इंडिया पे अप्लाई नहीं होता है, ये सब जगह के लिए है कि सब जगह का अलग अलग कानून रहता है। उसके तहत महिलाओं की सुरक्षा, उनका राजनीति में अधिकार, उनके अच्छे वेतन, ये सब को शामिल करना चाहिए। इस बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, अ विंडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है। इसके बाद एक और सोशल एक्टिविस्ट है हैरियट टेलर। इन्होंने बात बताया था कि महिलाओं को फाइनेंशियली फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो शादी के बाद भी कुछ काम कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को शादी के बाद काम करने का अगर वो कोई काम कर रही हैं तो उनका जॉब छुड़वा दिया जाए, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। तो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हैरियट टेलर का कहना था। ये तो हो गए कुछ जोग्राफर्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट था कि नारीवाद आखिर चाहता क्या है। ये केवल पुरुष नहीं मतलब ये केवल महिलाएं ही नहीं सपोर्ट करती हैं, और ना कि सारी महिलाएं फेमिनिस्ट होती हैं, और पुरुष भी इसका सपोर्ट करते हैं। भले ही सारे ना करें, लेकिन कुछ पुरुष भी हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं, जो समझते हैं महिलाओं का महत्व को, वो नारीवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। फेमिनिज़म के 4 टाइप होते हैं, लिबरल फेमिनिज़म,
सोशल फेमिनिज़म, जिसको सोशलिस्ट फेमिनिज़म भी कहते हैं, मार्क्सिज़म फेमिनिज़म और रेडिकल फेमिनिज़म। हिंदी में कहें तो पहला वाला हो जाएगा लिबरल फेमिनिज़म यानी कि उदारवादी नारीवाद। इसमें काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से महिलाओं का जो अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता है, उनको बढ़ावा देने का बात करता है ताकि समाज में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिल सके। ठीक है। इसके बाद आता है सोशल फेमिनिज़म। सोशल फेमिनिज़म मतलब हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समाजवादी नारीवाद। समाजवादी नारीवाद, तो ये टर्म से पता चल रहा है कि जैसे समाजवादी क्या चाहते हैं कि किसी तरह का रंग भेद ना हो, जातिवाद ना हो। सोशलिस्ट वैसा चाहते हैं, और जब सोशलिस्ट और फेमिनिज़म का थॉट मिल जाता है तो उसी को हम लोग सोशल फेमिनिज़म कहते हैं, जिसमें समाजवाद और नारीवाद मिल के जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है और जो समाज में रंग भेद और वर्ग भेदभाव है उसको ख़त्म करने के बाद कहता है सोशल फेमिनिज़म में। फिर आता है मार्क्सिज़म फेमिनिज़म। मार्क्सिज़म फेमिनिज़म ये कहता है कि महिलाओं को आर्थिक क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जॉब करे, अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे और इकोनॉमिकली या आर्थिक रूप से वो आज़ाद रहें। इसके बारे में वो बात करता है। और जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट आया था उस समय। पूंजीवाद में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन हम लोग नहीं सुनते हैं, बिजनेसमैन है जो सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें केवल पुरुष आ रहे थे। तो मार्क्सिज़म फेमिनिज़म कहता है कि ये ख़त्म होना चाहिए और अब महिलाओं को भी जैसे पुरुष बिजनेसमैन हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, वो अपना आर्थिक स्थिति में स्वतंत्र हैं, वैसे ही महिलाओं को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए आर्थिक स्थिति में। तो ये मार्क्सिज़म फेमिनिज़म का कहना था। और लास्ट में आता है रेडिकल फेमिनिज़म, जो ये कहता है कि जो सोसाइटी में पैट्रियार्की है या पितृसत्तात्मक समाज जो है उसको बदल देना चाहिए, पूरी तरह से बदल देना चाहिए, और जो भी महिलाओं की स्थिति है उसको पुनर्गठित करना चाहिए, और इसके लिए वायलेंस करना पड़े तो वो भी सही है। ये कहता है रेडिकल फेमिनिज़म। ये सारे फेमिनिज़म जो हैं, चाहे वो लिबरल हो, सोशल हो, मार्क्सिज़म हो, ये कुछ हद तक शांति प्रिय ढंग से न्याय करते हुए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास करते हुए अपनी बातों को मनवाते हैं। लेकिन रेडिकल फेमिनिज़म जो है वो कहता है कि हम लोग अपना आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता और समाज में जो इज़्ज़त है उसको अगर नहीं मिले तो छीन भी सकते हैं या फिर वायलेंस करके भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये रेडिकल फेमिनिज़म का थॉट है। उसके बाद एक और टर्म आता है इको फेमिनिज़म। ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है इको फेमिनिज़म, जिसमें कहा जाता है कि जिस प्रकार से प्रकृति हमारी माँ है और माँ का जैसे सम्मान होता है, वैसे ही महिलाओं के सम्मान को भी जोड़ के देखा गया तो इको फेमिनिज़म कहा गया। मतलब प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो प्रकृति माँ है, वैसे ही महिलाओं से कोई घर चलता है, उनसे वंशज आता है, आगे की पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। तो इसलिए महिलाओं को और प्रकृति को जोड़ के ये कॉन्सेप्ट लाया गया इको फेमिनिज़म का। बहुत सारे इसके और भी जोग्राफर सपोर्टर हैं, जैसे जॉनी सीगर हो गए, लॉरेन मेसी हो गए, सुसान मैनसन हो गए, गिलियन रोस हो गए, लिंडा मैक्लोरन हो गए। ये सारे बहुत सारे अलग अलग जगह के सपोर्टर हैं जिन्होंने फेमिनिज़म को सपोर्ट किया और फेमिनिज़म पे अपनी बातें रखी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फेमिनिज़म क्या है। ओवरऑल अगर बोला जाए तो फेमिनिज़म और कुछ नहीं, ये महिलाओं का सोसाइटी में अधिकार का बात करता है। उनको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले जैसे कि पुरुषों को मिलता है, और जो जेंडर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि ये काम महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, या ये काम पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, वो सारी बातों को दूर करने का एक मुहिम है जो फेमिनिज़म या नारीवादी विचारधारा वाले लोग अपनाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।